हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 9 से और जो चैप्टर लिया है सर्कल्स। इस वीडियो में आपको सर्कल चैप्टर की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके देंगे। एक एक क्वेश्चन परफेक्ट कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सर्कल से जुड़ी जो सारी प्रॉपर्टीज है उन्हें देख लीजिए। ध्यान रखना, अब मैं ये जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, अगर ये आपको परफेक्टली समझ में आ गई या इनकी अच्छी से आपने प्रैक्टिस कर ली, फिर एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपको परेशान करेगा ही नहीं। और सिर्फ आप क्वेश्चन करने पर ध्यान दे रहे हो, प्रॉपर्टीज पर नहीं, तो समझिए फिर तो कोई क्वेश्चन आपसे होगा भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, मैं अब जो प्रॉपर्टी बताने वाला हूं उसकी 1 बाय 1 पहले प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिएगा, वरना एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं। सर्कल में बार बार आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज बताऊंगा। एक सर्कल में अगर सर्कल को इंटरनली कोई 2 पॉइंट टच कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, एक सर्कल में सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट टच करें, मतलब ए और बी पॉइंट, तो लाइन हो गई ए बी, तो ये ए बी कहलाएगा कॉर्ड। अ कॉर्ड इज अ लाइन विच टचेस द सर्कल इंटरनली एट 2 पॉइंट्स। और सोचो, सर्कल के सेंटर से अगर कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये कॉर्ड को बराबर 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, मतलब AM इज इक्वल टू BM। और इसका रीजन क्या लिखा जाएगा? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, ये हो गई पहली प्रॉपर्टी। अब बनाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के लिए सर्कल। ये लीजिए, मैंने बनाया सर्कल। सर्कल को बाहर से एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन, PAB एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच कर रही है। इस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। अब सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ, सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर अगर कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ किसी लाइन का, तो ये गारंटी है कि वो लाइन उस टेंजेंट पर एक राइट एंगल ही बनाएगी। रीजन क्या है? अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टेंजेंट पर सेंटर से कोई लाइन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को टच करेगी तो गारंटीड है राइट एंगल ही बनाएगी। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए फिर सर्कल हमारा तैयार है। हमने बनाया एक कॉर्ड AB, ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरनली 2 पॉइंट पे टच करे कॉर्ड कहलाती है। ये कॉर्ड इस सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करता है। बड़ा सेगमेंट इज मेजर सेगमेंट, छोटा सेगमेंट इज माइनर सेगमेंट। तो एक कॉर्ड के द्वारा एक सेगमेंट में बनाए गए सारे एंगल, देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल APB की, तो एंगल मान लो उसको 1। इसी कॉर्ड पर एक और ट्राइंगल बना AQB, तो ये मैंने मान लिया एंगल 2। ऐसे कितने ही सारे एंगल आप बना सकते हो। तो नियम कहता है कि 1 इज इक्वल टू 2। मान लीजिए मैंने यहां पर एक और बना लिया ट्राइंगल ARB और इसको एंगल दे दिया 3, तो फिर 1 2 3 सब बराबर आपस में। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट। एक कॉर्ड के द्वारा एक सेगमेंट में बनाए गए सारे एंगल्स, वो सारे एंगल सर्कल की बाउंड्री को टच करने चाहिए, तभी ये वाला लॉजिक लगा पाएंगे। तो 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट। सोचो, माइनर सेगमेंट में अगर कोई एंगल बन रहा होता, तो जैसे AMB और ANB, तो ये एंगल 5 और ये एंगल अगर 6 मान लू, तो आप कह सकते हो कि भाई 5 बराबर भी 6, रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट। लेकिन 2 अलग अलग सेगमेंट में कोई रिलेशनशिप नहीं है। 3, 1 और 2 और 5 और 6 में कोई रिलेशनशिप नहीं है। एक ही सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल जो सर्कल की बाउंड्री को टच करते हो आपस में बराबर होंगे। रीजन एंगल इन द सेम सेगमेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब एक सर्कल हमने बनाया अगली प्रॉपर्टी के लिए, जिसमें हमने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाया जो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है। तो हमने लिया क्वाड्रिलेटरल ABCD। ध्यान रखिएगा, अगर क्वाड्रिलेटरल सर्कल की बाउंड्री को टच कर रहा है, सारे वर्टिसेस सर्कल पे लाई करते हैं उसके सरकमफ्रेंस पे, तो ये ABCD कहलाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसकी 2 प्रॉपर्टीज हमें पता है, क्या? ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, तो एंगल A प्लस C 180 और एंगल B प्लस D भी 180।
ये तो हो गई इसकी पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। फिनिश हो गई वाली प्रॉपर्टी भी। अब अगला सर्कल बनाते हैं अगली प्रॉपर्टी के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि अगर एक कॉर्ड ए बी है आपके पास, जो सेंटर पर मान लेते हैं कि एंगल 1 बना रहा है, कॉर्ड ए बी सेंटर पर एंगल 1 बना रहा है, और वही कॉर्ड ए बी सर्कल के बचे हुए हिस्से पर कहीं पर भी एंगल 2 बना रहा है, तो नियम कहता है एंगल 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 2। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, इस कॉर्ड की जगह आर्क ए बी भी लिख सकते हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है। द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर is twice the angle subtended by the same chord at the remaining part of the circle। एक कॉर्ड के द्वारा या एक आर्क के द्वारा एंगल 1 सेंटर पर बनाया गया है, वो हमेशा दुगना होगा इसी कॉर्ड या आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे उसके ट्वाइस के बराबर हो जाएगा। ये भी होगी प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी देखिए, दो सर्कल अपने आप को इस तरह से इंटरसेक्ट कर सकते हैं, दोनों के अलग अलग सेंटर भी होंगे, और ये जो मैं बना रहा हूं कॉर्ड, ये दोनों के लिए कॉमन कॉर्ड भी होगा। ठीक है भाई, दो सर्कल इंटरसेक्ट है 2 पॉइंट्स, तो पक्की बात वो ऐसे ही बन सकते हैं, और दोनों के अलग अलग सेंटर और उनके पास एक कॉमन कॉर्ड भी होगा। तो एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं उन दोनों सर्कल के सेंटर को जोड़ूं तो वो उस कॉमन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर बना देंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, कि अगर मैं दोनों सर्कल के सेंटर को जोड़ दूं तो कॉमन कॉर्ड, मतलब ए बी कॉर्ड इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो कॉमन कॉर्ड पर एक परपेंडिकुलर बन जाएगा, मतलब ये एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ये 90 डिग्री के हो जाएंगे। एक ये है प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, एक सर्कल बनाया और हमने एक कॉर्ड बनाया, लेकिन ये कॉर्ड अगर आपका पास कर रहा हो सेंटर से तो एक्चुअल में ये तो हो जाएगा डायमीटर। तो कह सकते हैं जो डायमीटर होता है वो सर्कल का सबसे लंबा कॉर्ड होता है। द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब इस पर्टिकुलर डायमीटर पे अगर कोई एंगल बनेगा जो बाउंड्री टच करेगा सर्कल की, तो याद रखिएगा वो एंगल हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। अब वो ऊपर वाले में बने या नीचे वाले में, मान लीजिए दूसरे वाले सेमी सर्कल में बना तो याद रखिएगा ये भी 90 डिग्री ही होगा। और रीजन लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बनने वाले सारे एंगल जो सर्कल की बाउंड्री को टच करेंगे वो हमेशा होंगे राइट एंगल। रीजन हो गया एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चनों में यूज की जाएंगी, और मैं उन क्वेश्चनों को एक नई अप्रोच से भी करूंगा। वहां देखो क्या होगा, मैं एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये लीजिए, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, क्या, ए बी सी डी, लेकिन इस क्वाड्रिलेटरल की एक कंडीशन दी है कि ए बी ए डी के बराबर है और बी सी सी डी के बराबर है। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्वाड्रिलेटरल में इस तरह से एडजेसेंट साइड बराबर हो जाए तो इस क्वाड्रिलेटरल का नाम हो जाता है काइट। क्या बोलते हैं इसे, काइट। और अगर आपने ये बात प्रूफ कर दी है कि ये काइट है, तो काइट की प्रॉपर्टी है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। मतलब अगर मैं इसके दोनों डायगोनल बीडी और एसी जोड़ दूं तो ये हमेशा परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी है काइट की। काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ये एडजेसेंट साइड और ये एडजेसेंट साइड हमेशा बराबर होती है। और काइट की प्रॉपर्टी क्या है फिर, कि द डायगोनल्स ऑफ द काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर एक ट्राइंगल आपके पास हो, ध्यान से देखिएगा, अगर एक ट्राइंगल आपके पास हो, मान लीजिए एबीसी, और मैं ये जानता हूं कि ये एएम एक मीडियन है, ठीक है, एएम इज अ मीडियन, मैं लिख देता हूं एएम इज अ मीडियन। तो नियम क्या कहता है, मीडियन क्या काम करता है, साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट देता है, बीएम बराबर एमसी।
लेकिन ये ट्राइंगल अगर होता इक्विलैटरल, ये ट्राइंगल अगर होता इक्विलैटरल या फिर आइसोसेलेस, ध्यान रखिएगा, या फिर आइसोसेलेस, और मैं आपसे कहता कि भाई एएम एक मीडियन है, तो ध्यान रखिएगा इन दोनों ट्राइंगल में ये मीडियन एक ऑल्टीट्यूड की तरह भी बिहेव कर सकता है। मतलब इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल और इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द मीडियन बिहेव एज एन ऑल्टीट्यूड, द ऑल्टीट्यूड बिहेव एज अ मीडियन। मतलब परपेंडिकुलर भी हो जाएगा और साइड को दो बराबर हिस्सों में भी बांट देगा अगर ये ट्राइंगल इक्विलैटरल निकला या आइसोसेलेस निकला। एस्केलेन हुआ तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। चलिए अपनी आखिरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगर एक सर्कल में दो कॉर्ड हैं और दोनों ही मान लीजिए इक्वल कॉर्ड्स हैं, ए बी एंड बी सी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, तो नियम कहता है वो दोनों इक्वल कॉर्ड सेंटर से बिल्कुल बराबर दूरी पर होंगे। मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, कॉर्ड्स आर इक्वल, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो ये जो सेंटर से दूरी है इन दोनों कॉर्ड की, मान लेते हैं OM और ON, तो ये OM और ON भी आपस में बराबर हो जाएंगे। और इन्हें वाइसा वर्सा भी यूज कर सकते हैं। क्या कि अगर किसी सर्कल में अगर OM ON के बराबर आप प्रूव कर पाए तो फिर ये कॉर्ड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि कॉर्ड इसी तरह से बने जैसे मैंने बनाए, ये कॉर्ड इस तरह से अलग अलग जगह पे भी बन सकते हैं। सेंटर हो गया ये, तो मान लेते हैं कि ए बी और सी डी दो कॉर्ड है। अगर ये इक्वल कॉर्ड है तो पक्की बात ये दूरी सेंटर से पहले कॉर्ड की और ये दूरी सेंटर से दूसरे कॉर्ड की बराबर होगी, OM बराबर ON। लेकिन अब इसको वाइसा वर्सा भी यूज कर लो कि अगर OM बराबर ON इक्वल हो गया है तो ये भी गारंटी है कि AB और CD बराबर कॉर्ड ही होंगे। तो टू इक्वल कॉर्ड्स आर ऑलवेज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड वाइसा वर्सा, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन दे आर इक्वल। तो हमारी प्रॉपर्टी तो सारी पूरी हो गई। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। चलिए एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, कि भाई दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल अगर है तो उनके आपस में रेडियस बराबर होंगे। ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल की प्रॉपर्टी है। अब इसको यूज करते हुए देखो प्रूफ क्या करना है। प्रूफ दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। पहली बात तो दो सर्कल बनाते हैं, ये लीजिए और एक ये लीजिए। दोनों सर्कल कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एक के सर्कल के सेंटर को मानते हैं O, एक के सेंटर मानते हैं O डैश, और कुछ इस तरह से चेक करो ए बी कॉर्ड इस सर्कल के लिए, यहां पर देखो नाम को चेंज कर देंगे, यहां ले लेंगे हम पी क्यू कॉर्ड। लेकिन शुरू की लाइन क्या बोल रही थी? अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके आपस में रेडियस बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं ओ ए ओ डैश पी के बराबर है, ओ बी ओ डैश क्यू के बराबर है, और कॉर्ड्स तो आपस में इक्वल है ही है। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड सेंटर पर जो एंगल बना रहे हैं वो भी आपस में बराबर होंगे। तो भाई इसमें क्या लगेगा? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगेगी। क्या? AOB PO डैश क्यू दो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल में दो एंगल बराबर चाहिए। तो किसी भी ट्राइंगल में एंगल या साइड बराबर करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। फिर कैसे करें उन्हें बराबर? उन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कॉन्ग्रुएंट अगर आपने ट्राइंगल को कर दिया है तो पहले ट्राइंगल के सारे एंगल दूसरे ट्राइंगल के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, पहले ट्राइंगल की सारी साइड दूसरे ट्राइंगल की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर। इसको बोलते हैं हम CPCT। ये आपने ट्राइंगल चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा। तो बस दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करते हैं, बस फिर एंगल 1 एंगल 2 बराबर हो जाएगा, CPCT लिख देंगे। तो चलिए मैंने क्या लिखा? इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल
PO डैश Q। और ऐसी तीन चीज ढूंढिए जिससे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो देखो दोनों सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट ही है ना, तो दोनों के रेडियस बराबर, तो AO इज इक्वल टू PO डैश। और ध्यान रखना कॉन्ग्रुएंसी करते समय ये जो आप नाम डालते हो, ये ट्राइंगल का जो आपने नाम लिया है उसका ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए। आपने बोला AO, देखो AO, तो याद रखना अब आप PO डैश ही लिख सकते हो। देखो PO डैश ही लिखा है, और रीजन क्या डालेंगे, ये वैसे गिवन ही है आपको, लेकिन आपने फिर भी लिख दिया रेडियस। ठीक है, फिर चेक करो OB और O डैश Q भी तो बराबर है, OB और O डैश Q, लेकिन नाम का ऑर्डर चेक करो। आप लिख रहे हो OB, तो यहां आप लिखोगे O डैश Q, O डैश Q भी लिखा है, आप इसे QO डैश नहीं लिख सकते हो। याद रखना कॉन्ग्रुएंसी करते समय हम ये जो नाम का ऑर्डर लिखते हैं, ये ट्राइंगल का जो हमने नाम लिया है उसी ऑर्डर के हिसाब से ही लिखा जाएगा, आगे पीछे नहीं हो सकता। अब तीसरा, AB PQ के बराबर है, हाँ ये भी क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन नाम का ऑर्डर चेक करना, AB तो PQ ही लिखा जा सकता है, बिल्कुल AB इज इक्वल टू PQ। और रीजन क्या आएगा, रीजन इसके लिए भी गिवन आएगा, और इसका रीजन नहीं लिखा हमने, रीजन तो इसका भी क्या है, रेडियस ही था। आपको किसी दो ट्राइंगल में तीन साइडें बराबर हो गई है, तो क्या ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, बिल्कुल। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PO डैश Q। और रीजन क्या है, एक ट्राइंगल में चेक करो, साइड लिए, ये भी साइड ही लिए और ये भी साइड ही लिए, तो रीजन क्या हो गया, साइड साइड साइड, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। और मैंने शुरू में क्या बताया था कि अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो पहले ट्राइंगल के सारे एंगल दूसरे ट्राइंगल के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर। हमें तो सिर्फ एक ही एंगल चाहिए दोनों में, तो क्या लिख देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और इसके लिए रीजन क्या लिखते हैं, CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका मतलब मैंने आपको जो बताया कि अगर आपने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो पहले ट्राइंगल के सारे एंगल दूसरे ट्राइंगल के सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर, पहले ट्राइंगल की सारी साइड दूसरे ट्राइंगल की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर। इस बात को CPCT बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो प्रूव हो गया कि भाई अगर दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर पर भी इक्वल एंगल बनाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। पहला क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए 9.1 का आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 2। इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये एक्चुअल में क्वेश्चन 1 का कन्वर्स है। क्वेश्चन 1 कह रहा था कि भाई कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर पर बराबर एंगल बनाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कॉर्ड सेंटर पर बराबर एंगल बनाएगा तो क्या वो कॉर्ड आपस में खुद बराबर होंगे, तो गारंटी है बराबर तो होंगे ही होंगे, लेकिन प्रूव करके दिखाते हैं किस तरह से। वो देखो, फिर से दो सर्कल बनाइए और नियम कह रहा है कि दोनों सर्कल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो वही ले लीजिए जैसे आपने क्वेश्चन 1 में बनाया था। इसको O और ये कॉर्ड हो गया आपका AB, ऐसे इसके सेंटर को ले लिया O डैश और यहां कॉर्ड मैंने लिया P और Q। इस बार क्वेश्चन में क्या गिवन है, भाई सर्कल तो कॉन्ग्रुएंट ही है तो रेडियस तो बराबर होंगे होंगे, लेकिन इस बार ये दोनों कॉर्ड बराबर एंगल बना रहे हैं सेंटर पर, मतलब 1 इज इक्वल टू 2 क्वेश्चन में ही गिवन है, बस प्रूफ करना है। अगर 1 इज इक्वल टू 2 है तो फिर AB बराबर PQ होगा ही होगा। तो देखो क्या करना है, दोनों ट्राइंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ट्राइंगल लिया AOB और ट्राइंगल लिया PO डैश Q। अब देखो मैंने अभी क्या बताया था कि अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए जाएं तो पहले ट्राइंगल के सारी साइड दूसरे ट्राइंगल की सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर। तो AB और PQ ही तो प्रूव करना है। AB इस ट्राइंगल की साइड है और PQ उस ट्राइंगल की साइड। साइड को बराबर करने का और एंगल को बराबर करने का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला यही है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दें। तो चलो पहले तीन चीज ढूंढते हैं जिससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो क्या AO PO डैश के बराबर है, AO PO डैश के बराबर है, बिल्कुल है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल है ना, तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में रेडियस तो बराबर होंगे। मैंने फिर एक चीज और बताया था कि नाम का ऑर्डर भी मैच करना है। AO PO डैश, देखो AO अगर ऐसे आ रहा है तो PO डैश बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए, करेक्ट आया।
दूसरा चेक करो, क्या OB और O डैश क्यू, OB और O डैश क्यू, तो चेक करो OB O डैश क्यू, नाम का ऑर्डर तो यहां पर भी सही है, और रीजन इसका भी क्या है भाई, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो दोनों के रेडियस तो बराबर होंगे ही होंगे। अब क्वेश्चन में कहा है कि 1 इज इक्वल टू 2, 1 इज इक्वल टू 2, और इसमें क्या लिख देंगे हम, गिवन। तीन चीज तो मिल गई। चेक करो किसी एक ट्रायंगल में कोई ऑर्डर बन रहा है, ऑर्डर कैसे, देखो ये साइड हमने ली, ये साइड हमने ली, और इसके बीच का एंगल भी लिया, तो दो साइड के बीच का एंगल हमने बराबर किया, तो रीजन क्या हो गया, SAS। भाई दो साइड के बीच में एंगल हुआ ना, तो ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PO डैश Q। रीजन क्या हो गया, साइड एंगल साइड, क्यों, दो साइड के बीच का एंगल, वो आप इस ट्रायंगल में चेक करो, इसमें करते किसी एक ही ट्रायंगल में चेक है, तो SAS के थ्रू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो बराबर होंगी, AB PQ के बराबर, लेकिन नाम का ऑर्डर चेक कर लो, AB और PQ, बिल्कुल नाम का ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट लिख रहे हैं, तो AB इज इक्वल टू PQ, और रीजन क्या लिखेंगे इसका, रीजन हो गया CPCT। CPCT का मीनिंग लास्ट क्वेश्चन में आपको मैंने बता ही दिया था। देखिए अगर दो कॉर्ड सेंटर पर बराबर एंगल बनाते हैं तो वो खुद भी आपस में बराबर होंगे। ये लीजिए एक्सरसाइज 9.1 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए एक्सरसाइज 9.2 का पहला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में मैं आपको दो अप्रोच करके दिखाऊंगा। पहला तो वो अप्रोच होगा जो आपको हर जगह मिल जाएगा सॉल्यूशन, आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक्स में, कहीं वीडियो में, सेम ही तरीका होगा जिसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन दूसरा अप्रोच बिल्कुल नया होगा, ट्रिकी अप्रोच होगा, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन चॉइस आपकी है, आपको कौन सी अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैथमेटिक्स है, क्वेश्चन की लेंथ से फर्क नहीं पड़ेगा, बस उसका मेथड करेक्ट होना चाहिए, उससे करेक्ट आंसर आना चाहिए, परफेक्ट है आपका जवाब। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। प्रॉपर्टीज सिखाते समय मैंने आपको बताया था कि अगर दो सर्कल दो पॉइंट पे टच करेंगे तो फिर वो कैसे टच करेंगे। देखो ये रहा आपका बड़ा सर्कल, एक छोटा सर्कल। आपको कैसे पता कि एक बड़ा एक छोटा है, तो भाई एक का रेडियस 5 है, एक का रेडियस 3 है, तो कंफर्म है एक छोटा है और एक बड़ा है। तो एक का सेंटर O मान लेते हैं, एक का सेंटर O डैश मान लेते हैं, और दोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, और इनके रेडियस भी बना देते हैं। देखो जरा ध्यान से, ये और ये रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, कैसे, टू सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। दोनों सेंटर के बीच की दूरी चेक करो, ये आपको 4 सेंटीमीटर दी हुई है, ये रेडियस 5 सेंटीमीटर का है, और ये रेडियस 3 सेंटीमीटर का है। क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। अब ये दोनों सर्कल जो कॉमन कॉर्ड मिलके बना रहे हैं, कॉमन कॉर्ड कौन सा है, देखो ये वाला A और B, ये कॉर्ड इस सर्कल के लिए भी है और इस सर्कल के लिए भी। ये जो कॉमन कॉर्ड मिलके बना रहे हैं उसकी दूरी निकालनी है। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर दो सर्कल, फिर से फिगर बना के दिखा देता हूं प्रॉपर्टी वाला, अगर दो सर्कल जिनके दो अलग अलग सेंटर भी हैं, अगर वो दोनों सेंटर जोड़ दिए जाए तो वो सेंटर इस कॉमन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ही होगा। तो गारंटी है कि ये जो एंगल हो गया 1, वो कैसा हो गया, 90 डिग्री हो गया। अगर 190 है तो पक्की बात है 2 भी 90 हो गया। क्लियर है इतना। अब एक छोटा सा बात और, अगर O डैश सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी अगर 4 है तो मैं यहां एक नाम ले लेता हूं, मान लीजिए M, तो OM की दूरी को मैं x मान लेता हूं, तो फिर MO डैश की दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 4 माइनस x। इतना क्लियर। मैंने आपसे कहा ना मैं इस क्वेश्चन को दो अप्रोच से सॉल्व करूंगा। ये अप्रोच वो है जो लंबी है, आपको हर जगह यही सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस सॉल्यूशन को मैं आपको परफेक्टली सिखा देता हूं। फिर जब मैं इस क्वेश्चन को दूसरी अप्रोच से करूंगा तब देखना क्या ट्रिक लगाता हूं। ठीक है, अब एंगल 1 एंगल 2 तो 90 है ना अपने पास, तो बस फिर करना क्या है, ट्राइंगल AMO पाइथागोरस लगानी है, AMO डैश पाइथागोरस लगानी है। कुछ दोनों में कॉमन मिल जाएगा, उसे इंसर्ट करेंगे और अपना आंसर 100% आ जाएगा। देखो करके दिखाता हूं। सबसे पहले ट्राइंगल लीजिए AMO, इन ट्राइंगल AMO और लगाइए पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगती है, ये जो राइट एंगल है उसके अपोजिट होता है हाइपोटेन्यूज,
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो OM का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर AM का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दी। अब यहां रीजन भी लिखना है, याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम नहीं लिखना है, उसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। याद रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम लिखने से कोई मतलब नहीं है, उसका पूरा स्टेटमेंट डालना है एग्जाम में। और क्या है इसका स्टेटमेंट? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर। या फिर लिख सकते हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रिमेनिंग साइड्स। जो आपकी मर्जी वो लिख दीजिए, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब जो जो वैल्यूज में हमें पता है उसे पुट करते हैं। AO 5 पता है तो 5 का स्क्वायर 25, OM पता है X तो X का स्क्वायर प्लस AM, जी नहीं AM नहीं पता तो इसे AM स्क्वायर लिख के छोड़ देंगे। यहां से AM स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर, और इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन को यहीं छोड़ते हैं। अब चलते हैं ट्राइंगल AMO डैश पर। देखो जरा, तो इन ट्राइंगल AMO डैश है तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यहां भी लगा सकते हैं। तो क्या आएगा AO डैश का होल स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर तो MO डैश का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर AM स्क्वायर। रीजन वही पाइथागोरस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट। चलिए वैल्यू डालिए। तो व्हाट इज AO डैश? तो AO डैश रेडियस है 3, स्क्वायर हो गया 9 इज इक्वल टू MO डैश। MO डैश है 4 माइनस एक्स तो 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ये तो हमारे पास पहले भी नहीं था, तभी हमने AM स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकाला था। यहां पर भी वही करो, यहां से भी आप AM स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो। तो क्या होगा, ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इधर चला जाएगा और ये लीजिए आ गया आपके पास AM स्क्वायर का वैल्यू। फिर से मेक इट इक्वेशन 2। अब ध्यान दो, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों में ही AM स्क्वायर का वैल्यू आ गया, तो दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। और इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करेंगे तो क्या लिखा आएगा, ये AM स्क्वायर तो चला जाएगा और ये जो इनके आमने सामने लिखा हुआ है वो आपस में बराबर आ जाएंगे। इसी को बोलते हैं कंपेयरिंग। कंपेयरिंग में देखो दो अलग अलग चीजें, ध्यान से देखिएगा, दो अलग अलग चीजें एक ही चीज के बराबर है, दोनों के दोनों AM स्क्वायर के बराबर है। तो कंपेयरिंग करते समय ये जो सेम चीज है ये तो एलिमिनेट हो जाती है और ये जो अलग अलग दो चीजें लिखी हैं वो इक्वल टू में आ जाती हैं। इसे कंपेयरिंग करना बोलते हैं। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। तो देखो जरा, 9 माइनस ब्रैकेट लगा लो भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इज इक्वल टू 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट खोलिए, बाहर माइनस लग रहा है, साइन चेंज होंगे तो माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। सोचो माइनस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया। ये लो मैंने कैंसिल आउट कर दिया इधर ही। फिर से देख लो, माइनस का एक्स स्क्वायर क्यों काट दिया भाई, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का स्क्वायर कट गया, तो मैंने इसको ऐसे ही काट दिया। अब क्या बचा मेरे पास, एक तो बचा 8x इज इक्वल टू 25, इन दोनों को उधर लेके जाओ, माइनस का 9 और प्लस का 16, तो 8x इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज 16 प्लस 16, तो 8x इज इक्वल टू 32 और x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 32 अपॉन 8 दैट इज इक्वल टू 4। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 के x में पुट करिए। इक्वेशन 1 क्या लिखिए, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर। x की वैल्यू 4 पुट करिए यहां पर, तो 25 माइनस 4 का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। 25 माइनस 16 इज 9, 9 इज इक्वल टू AM स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू AM। अगर AM स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो AM का कितना होगा, रूट 9, और रूट 9 कितना होता है, रूट 9 होता है 3, तो AM का वैल्यू 3 आ गया। अब क्वेश्चन तो अराइज होता है कि सर हमें AM थोड़ी ना चाहिए था,
हमें तो पूरा ए बी का वैल्यू चाहिए था। तो बिल्कुल देखो अभी आ जाएगा, प्रॉपर्टी सिखाया था क्या इस सर्कल के लिए या इस सर्कल के लिए, किसी के लिए भी चेक कर सकते हैं, परपेंडिकुलर है एंगल 190 डिग्री है ना, तो कह सकते हैं कि ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर अगर कोई परपेंडिकुलर आएगा तो उसे दो बराबर हिस्सों में बांट देगा। प्रॉपर्टी क्या थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो जरा ध्यान से देखना, आपके पास ए एम का वैल्यू आ गया है, आपके पास ए एम का वैल्यू आ गया है, आपको तो पूरा ए बी निकालना है। तो जरा ध्यान से देखिए, ये जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो कह सकते हैं कि ये जो ए एम है और एम बी आपस में बराबर है, बिल्कुल। तो ए एम इज इक्वल टू एम बी, रीजन क्या डालेंगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सारी प्रॉपर्टी शुरू में कराई थी, उसमें वाली प्रॉपर्टी कराई है मैंने आपको। तो बस ए बी का वैल्यू चाहिए ना, तो चेक करो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी को लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी, ए एम प्लस एम बी। लेकिन ए एम और एम बी तो बराबर है, तो दोनों को क्या लिख दो, ए एम और ए एम। तो ए बी का वैल्यू आ गया ट्वाइस ऑफ ए एम, और चेक करो ए एम तो 3 निकाला हुआ है मैंने, तो 2 इंटू 3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉर्ड ए बी, या कॉमन कॉर्ड कह सकते हैं ए बी, आ गया 6 सेंटीमीटर। बस क्वेश्चन फिनिश हो गया। लेकिन ये तरीका लेंदी है, मेथड काफी लंबा है, आपको बहुत सारे स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से करते हैं, और देखो उस पर कितना छोटा स्टेप हो गया, लेकिन छोटी छोटी चीजों का उस पर ध्यान भी रखना है। अपने एग्जाम में आप जो चाहे अप्रोच लगा सकते हो। अप्रोच 1 थोड़ा बड़ा है, अब चलते हैं अप्रोच 2 पर। चलो अप्रोच 2 के लिए मैं अप्रोच 1 का फिगर नहीं मिटाता, अप्रोच 2 के लिए मैं एक नया फिगर बना रहा हूं आपके लिए, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि क्या दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो दो सर्कल है जो 2 पॉइंट पे टच करते हैं, और एक का रेडियस 5, एक का रेडियस 3। तो ध्यान रखो कि बड़ा रेडियस 5 सेंटीमीटर का है और छोटा रेडियस 3 सेंटीमीटर का है। तो जो छोटा सर्कल है उसका सेंटर बड़े सर्कल के अंदर ही आएगा। ये देखो ध्यान से, यही तो लॉजिक है इस क्वेश्चन का। ध्यान से देखो, अगर इसका सेंटर ओ डैश, तो फिर इसका सेंटर क्या हो गया, इस वाले छोटे सर्कल का ओ डैश हो गया। लेकिन देखो यहां दोनों सेंटर अलग अलग लिए गए थे, यहां छोटे वाले सर्कल का सेंटर बड़े वाले सर्कल के अंदर ही लिया गया है। और इसका एक लॉजिकल रीजन है, क्योंकि बड़ा सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का है, छोटा 3 सेंटीमीटर का। छोटे सर्कल का सेंटर बड़े सर्कल के अंदर बिल्कुल आ सकता है, तो मैं वही ले आया। अब देखो जरा लॉजिक, लॉजिक क्या कहता है, अगर मैं दोनों सेंटर जोड़ दूं, अगर मैं दोनों सेंटर जोड़ दूं तो ये सेंटर कॉमन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ही बनाएंगे। तो देखो कॉमन कॉर्ड क्या होगा, कॉमन कॉर्ड होगा ए बी। ध्यान से देखो, क्लियर है। अगर मैं दोनों सेंटर जोड़ दूं तो कॉमन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ही बनेगा। तो कॉमन कॉर्ड ए बी, और ये रहा आपका परपेंडिकुलर। तो मैंने लिखा इफ ओ ओ डैश आर जॉइंट टू ईच अदर, अगर दोनों सर्कल के सेंटर को मैंने ज्वाइन किया, देन इट विल बी परपेंडिकुलर ऑन द कॉमन कॉर्ड। यही तो हमारी कहानी थी। देखो ध्यान से, फर्स्ट वाले सर्कल के अंदर, फर्स्ट वाली अप्रोच के अंदर जब हमने दोनों सेंटर को जोड़ा था तो वो कॉमन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ही तो था। तो यहां पर भी दोनों के सेंटर जोड़ने पर वो कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर ही हो गया। लेकिन एक लॉजिक देखो, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर आया है, नाम दे देते हैं एम, मतलब ओ एम परपेंडिकुलर है ना ए बी के। तो नियम क्या कहता है, रूल क्या बताया था, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ए एम और एम बी तो फिर बराबर हो गए, ए एम और एम बी बराबर हो गए। तो देखना जरा लॉजिक, बड़े सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, और छोटे सर्कल का रेडियस ए ओ डैश वो 3 दिया हुआ है। देखो जरा ध्यान से, ये जो ओ डैश है ये छोटे सर्कल का रेडियस तो है, तो सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन रेडियस कहलाती है। तो ए ओ डैश हो गया 3, और दोनों सेंटर के बीच की दूरी क्या दी हुई है, वो आपको 4 दी हुई है।
लेकिन देखो AM तो MB के बराबर है, AM तो MB के बराबर है, तो पक्की बात MB भी 3 हो गया। क्वेश्चन में निकालना क्या है हमको? क्वेश्चन में हमें ये कॉमन कॉर्ड की दूरी निकालनी है, AB की दूरी निकालनी है, और वो कितनी हो गई? AM प्लस MB, AM प्लस MB, लेकिन दोनों की दोनों 3 सेंटीमीटर ही है, तो ये लीजिए डायरेक्ट आंसर आ गया AB बराबर 6 सेंटीमीटर। जो इतना बड़ा झंझट किया था हमने अप्रोच 1 में, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि अगर दो सर्कल दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक सर्कल का रेडियस बड़ा है, दूसरे का छोटा, तो पक्की बात छोटा सर्कल बड़े सर्कल के अंदर बनेगा। अगर दोनों के सेंटर जोड़े गए तो वो कॉमन कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ही होंगे। अब परपेंडिकुलर है सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, तो दो बराबर हिस्सों में से डिवाइड कर देगा, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा, तो पक्की बात ये मुझे 3 पता है छोटे सर्कल का रेडियस, तो ये भी तो छोटे सर्कल का रेडियस ही है, तो ये भी 3 हो गया। पूरी ए बी दूरी निकालनी थी, 3 प्लस 3 6 सेंटीमीटर। आंसर ऐसा ही आ गया आसानी से, कुछ हमें इतना बड़ा अप्रोच लगाना ही नहीं पड़ा। एग्जाम में जो आपको अप्रोच ज्यादा अच्छी लगी, या ये मत समझना कि जहां छोटा है तो आप यही कर दो, आप जो पेपर में आसानी से कर पाओ, सारी प्रॉपर्टीज प्रॉपरली लिख पाओ, उस तरीके से इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने आपको दोनों तरीके से करा दिया, आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह से एग्जाम में अपने कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। चलिए एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, मैं पढ़ता हूं। इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, दो इक्वल कॉर्ड अगर सर्कल में अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, चलो फिगर बना लेता हूं। अगर एक सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स आपस में एक दूसरे से टकरा रहे हैं कुछ इस तरह से, 2 इक्वल कॉर्ड्स, मान लीजिए AB और CD वो दो इक्वल कॉर्ड्स हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं, मान लीजिए नाम देता हूं मैं इसको P। तो क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कॉर्ड। तो एक कॉर्ड का एक सेगमेंट दूसरे वाले कॉर्ड के कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट के बराबर होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। अब इसका लॉजिकली मीनिंग क्या है वो देखो, वो कह रहा है कि अगर CD कॉर्ड का CP लिया तो फिर AB कॉर्ड का BP के बराबर होना चाहिए, अगर CD कॉर्ड का PD लिया तो वो AB कॉर्ड के AP के बराबर होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो मैंने यहां पर कहीं सेंटर माना और कंस्ट्रक्शन किया कि ये जो OM है और ये जो ON है ये परपेंडिकुलर है सेंटर से, तो गिवन टू प्रूफ सब डालते हैं। तो गिवन क्या लिखेंगे? अ सर्कल C विथ सेंटर O रेडियस R, ये लिखने का तरीका समझो। अ सर्कल C, ये C पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पर दिखना चाहिए, देखो दिख रहा है आपको, तो लिख सकते हैं विथ सेंटर O रेडियस R। पक्की बात सेंटर O है, और अगर सर्कल बना है तो कुछ रेडियस तो जरूर हुआ होगा, तो उसको मैंने R मान लिया, जिसकी इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखने का तरीका है या बोलने का तरीका है सर्कल C विथ सेंटर O रेडियस R। अब देखो क्या क्या गिवन है, एक तो गिवन है कि ये दोनों कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, तो लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। अब इससे जुड़ी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि 2 कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कॉर्ड आपस में बराबर हैं तो सेंटर से दूरी उनकी आपस में बराबर होगी, तो OM और ON आपस में बराबर हो जाएंगे। लेकिन ये गिवन में नहीं डालना, ये तो प्रूफ करते समय हम यूज करेंगे। और क्या गिवन है? और गिवन कुछ नहीं है। टू प्रूफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बराबर है, तो अगर मैं इधर लिया CP तो फिर मुझे लेना पड़ेगा इधर BP। अगर मैंने लिया यहां पर PD तो फिर मुझे दूसरे कॉर्ड का लेना पड़ेगा सेगमेंट PA। ये मुझे यहां पर प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन भी तो किया है, क्या? ड्रॉ, पहले लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन, क्या लिया है कंस्ट्रक्शन? ड्रॉ OM परपेंडिकुलर CD, OM परपेंडिकुलर CD, ON परपेंडिकुलर AB, ON परपेंडिकुलर AB। साथ में कंस्ट्रक्शन में एक काम और कर लो, ये PO को भी जोड़ लो, इसकी जरूरत पड़ सकती है हमें, तो लिखा जॉइन PO। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रूफ की तरफ। आसान सा प्रूफ है, बस थोड़ा लॉजिकली देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है, उसका फायदा आपको अभी दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल लो OMP
ONP। और तीन चीज ऐसी ढूंढो जिससे ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। इजिली हमारे पास है, ध्यान से देखते हैं। पहले ट्राइंगल का नाम, इन ट्राइंगल OMP, OMP एंड ट्राइंगल ONP, ONP। तीन चीजें ऐसी ढूंढो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दे। तो देखो जरा, OM और ON, OM और ON बराबर है। बराबर तो है, उसका रीजन बता रहा हूं, लेकिन नाम का ऑर्डर शुरू में भी मैंने आपसे कहा था कि कॉन्ग्रुएंसी करते समय हम जो ये नाम लिखते हैं, ये नाम ट्राइंगल के नाम के ऑर्डर को मैच होना चाहिए। OM तो ON ही होना चाहिए, वही लिखा है। अब ये OM और ON कैसे बराबर हो गए, अभी तो बताया था। दो इक्वल कॉर्ड्स है ना, तो वो सेंटर से बिल्कुल बराबर दूरी पर होंगे। तो क्या लिखेंगे रीजन, टू इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो पहला रीजन आ गया। दूसरा देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और दोनों के दोनों क्या है, राइट एंगल है ना आपके पास, कंस्ट्रक्शन में तो लिए हैं हमने। चलिए ठीक है, और चेक करो पीओ पीओ कॉमन है, लेकिन नाम का ऑर्डर चेक करो, पीओ पीओ, हाँ नाम का ऑर्डर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है, पीओ पीओ कॉमन। लेकिन ध्यान रखो, राइट एंगल हमारे पास है तो पक्की बात हाइपोटेन्यूज भी होगा। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज पीओ, तो पीओ कॉमन के साथ एक्चुअल में बना भी क्या रही है, हाइपोटेन्यूज। और एक आरएचएस के लिए एक साइड भी चाहिए, तो चेक करो ओएम बराबर ओएन, ये जो हमने अभी प्रॉपर्टी लिखी थी उसमें क्या लिखेंगे, वन साइड। तो पता चला ये ट्राइंगल हो गया ओएमपी और ओएनपी कॉन्ग्रुएंट। कौन सी प्रॉपर्टी से, आर एच और एस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एनी वन साइड। तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया आरएचएस से। तो आपको इस कॉन्ग्रुएंसी से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये जो पीएम है वो एनपी के बराबर हो गया। क्यों भाई, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड तो बराबर होंगी। तो पीएम पीएन, नाम का ऑर्डर चेक कर लो, पीएम पीएन बिल्कुल ठीक, पीएम इज इक्वल टू पीएन। और रीजन क्या लिखेंगे, सीपीसीटी। ये जो हम कॉन्ग्रुएंसी का पार्ट करते हैं बार बार, हमारा चैप्टर ट्राइंगल से जुड़ा हुआ है, तो वो आपको कॉन्ग्रुएंसी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तब ये छोटे छोटे लॉजिक क्लियर होंगे। अब करते हैं आगे, जरा देखो, CD और AB दो कॉर्ड हैं और कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर आ रहा है। तो नियम क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। जरा ध्यान से देखो, क्या AB और CD आपस में बराबर है, भाई ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों कॉर्ड आपस में बराबर है, और दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर किसी भी कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो क्या कर सकते हो, तो आप इन दोनों कॉर्ड का आधा कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, दो साइड का आधा तब किया जा सकता है जब उस साइड पर पड़ने वाला परपेंडिकुलर उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता हो। तो देखो, OM परपेंडिकुलर CD को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, ON परपेंडिकुलर AB को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, उस पर मिड पॉइंट मौजूद है। अगर मिड पॉइंट मौजूद है तो दोनों साइड का आधा कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस AB के आधे को लिखा, भाई परपेंडिकुलर ON है ना, तो आधा हुआ AN और NB, तो मैं AN यूज कर रहा हूं यहां से, AN। और CD का आधा OM पर होना है, मतलब MD बराबर CM, तो मैं यहां से लिख रहा हूं MD। इसका फायदा आपको अभी पता चल जाएगा। और रीजन क्या लिखेंगे यहां पर आधे करने के लिए, तो रीजन आएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ध्यान रखना, दो साइडें अगर बराबर हो और उन दोनों साइडों के मिड पॉइंट मौजूद हो तो उन्हें आधा किया जा सकता है। तो आपने रीजन लिखा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब देखो, ये जो सीपीसीटी लिया था इसको ले लो इक्वेशन 1, और अभी जो रिजल्ट आया उसको ले लो इक्वेशन 2 और ऐड कर दो। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, चेक करना, पीएम के साथ चेक करो, पीएम के साथ एमडी को जुड़ना है, तो पीएम के साथ तो एएन आ रहा है, तो क्या करो यहां पर सीपीसीटी में पहले पीएन लिख दो बाद में पीएम लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चेक करो, पीएन को एएन से जोड़ो, जरा देखना, पीएन को एएन से जोड़ो, तो पीएन प्लस एएन
पीएम को एमडी से जोड़ो, पीएम को एमडी से जोड़ो, तो पीएम प्लस एमडी, जरा चेक करना, पीएन प्लस एन कितना आ गया, पीएन प्लस एन, तो ये आ गया एपी। इसी तरह से पीएम प्लस एमडी, पीएम प्लस एमडी कितना आ गया, पीडी। तो चेक करो, एक पार्ट प्रूव हो गया क्या मेरा, देखो पी एपी बराबर पीडी, ये ना देखो एपी बराबर पीडी प्रूव हो गया, एक पार्ट आ गया। अब दूसरा पार्ट देखो, ये जो ए बी इक्वल टू सी डी है ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, और अभी जो रिजल्ट आया उसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब पूरे कॉर्ड जो बराबर है उसमें से इक्वेशन 4 को माइनस कर दो, जरा चेक करो ध्यान से। अगर मैं ए बी में से एपी माइनस करूंगा, देखो पूरे एपी में से एपी माइनस करूंगा तो पीबी बच जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, सबट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 3 का एलएचएस लिखो, माइनस करो इक्वेशन 4 के एलएचएस को, इक्वेशन 3 का आरएचएस लिखो, माइनस करो इक्वेशन 4 के एलएचएस को। तो चेक करो, एबी माइनस एपी, एबी में से एपी माइनस कर दो तो क्या बचेगा, बचेगा पीबी। इसी तरह से सीडी, सीडी माइनस पीडी, पीडी हटा दो तो क्या बचेगा, यहां बचेगा सीपी। तो चेक करो, पीबी बराबर सीपी, पीबी बराबर सीपी, ये लीजिए, ये भी प्रूव हो गया। क्वेश्चन का कंसेप्ट आसान है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले बिल्कुल कभी किए नहीं हुए, तो एक अच्छा प्रैक्टिस आपको चाहिए ही चाहिए। जो लॉजिकली मैंने स्टेप्स लिखे हैं उनको ध्यान से करना, फिर एक आध बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो तरीका आपको बिल्कुल फिट हो जाएगा दिमाग में। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हुआ, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। क्वेश्चन का पहला स्टार्ट तो बिल्कुल सेम है पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, कि 2 इक्वल कॉर्ड्स हैं जो सर्कल को अंदर से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो जरा, ए बी और सी डी 2 कॉर्ड इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, इतना पार्ट तो सेम ही है। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अगर यहां से एक लाइन ली जाए और कहां तक ली जाए, सेंटर तक ली जाए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर तक अगर कोई लाइन ली जाए तो वो क्या कह रहा है, मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो वो कॉर्ड के साथ बिल्कुल बराबर एंगल बनाएगा, हमें ये प्रूव करना है। जो इक्वल 2 कॉर्ड्स आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे पी पॉइंट पर, उस पी पॉइंट से अगर लाइन ली जाए सेंटर तक तो वो लाइन उस कॉर्ड के साथ बराबर एंगल बनाएगा। प्रूफ करना है 1 बराबर 2। कंस्ट्रक्शन लीजिए क्या, कि वही OM परपेंडिकुलर AB, ON परपेंडिकुलर CD, 1 और 2 बराबर ही तो करना है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। वो क्यों, अगर ये 2 ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो 1 और 2 इन दोनों ट्राइंगलों के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ही तो है, तो वो तो वैसे ही अपने आप बराबर हो जाएंगे सी पे सी टी की वजह से। तो ऐसी 3 चीज ढूंढ लो जिससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी तो सेम कॉन्ग्रुएंसी किया था, तो बस वही कर देना है। तो ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल OMP, OMP एंड ट्राइंगल ONP, ONP। पीछे वाले क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंसी कैसे किया था, RHS लगाया था, इस बार भी वही लगेगी। देखो, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। पहले लिखेगा बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ईच 90 डिग्री लिया है, लेकिन इसको हम किस तरह की तरह ट्रीट करेंगे, हम इसे एक राइट एंगल की तरह ट्रीट करेंगे। राइट एंगल 90 डिग्री का ही तो होता है। अब क्या OP OP कॉमन है, जरा नाम चेक कर लो यहां पर, OP और OP। हाँ, OP OP है तो कॉमन, लेकिन हम इसे कॉमन की बजाय राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज की तरह यूज करेंगे। तो हाइपोटेन्यूज हो गया। ध्यान रखना, ये हाइपोटेन्यूज है इसलिए बराबर नहीं है, बराबर तो ये ऑलरेडी पहले से ही है कॉमन होने की वजह से, लेकिन राइट एंगल के ऑपोजिट है तो हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट जरूर कर रही है। तो R मिल गया, H मिल गया, एक साइड मिलना बाकी है, RHS होता है ना। तो S जरा चेक करो, OM और ON आपस में बराबर तो नहीं है। OM और ON, नाम का ऑर्डर चेक कर लो पहले, OM और ON, हाँ नाम तो बिल्कुल सही बैठा है ऑर्डर वाइज। OM ON बराबर क्यों है, दोनों कॉर्ड आपस में इक्वल है, और इक्वल कॉर्ड
सेंटर से बिल्कुल बराबर दूरी पर होते हैं। रीजन आएगा इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, पूरा स्टेटमेंट। लेकिन स्टेटमेंट लिखने के बाद क्या लिखना है कि ये हमारे लिए एक साइड की तरह ट्रीट होगी। तो आर एच और एस, तो कह सकते हैं ट्राइंगल ओ एम पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ एन पी के बाय द रीजन बाय द एक्सियम आर एच एस। ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो आपस में बराबर होंगे ही होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन क्या हो गया, रीजन हो गया सीपीसीटी। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। फिगर मैंने इसका बना दिया, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 मार्क का। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा सर्कल जिनका कॉमन सेंटर हो। देखो दो सर्कल बने लेकिन दोनों का सेंटर ओ ही है। फिर कह रहे हैं विथ सेंटर ओ एट ए बी सी एंड डी, तो ये जो लाइन है ये दोनों कंसेंट्रिक सर्कल को ए बी सी डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो ए बी है वो सी डी के बराबर है। तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके लिए अब फिर करें क्या आगे, तो मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो ध्यान से ओ एम, तो मैंने लिखा कि ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर एडी। ध्यान रखना एडी लाइन बोल रहे हो ना, तो ये एडी लाइन पर परपेंडिकुलर बीसी लाइन का परपेंडिकुलर भी हो जाएगा। तो बस इसका फायदा कैसे लेंगे वो देखो। तो सबसे पहले लिखो, पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बिगर सर्कल में कर रहे हैं। ये बात आप पहले स्मॉलर सर्कल वाली भी पहले कर सकते हो, जो मैं अगले स्टेप पर करूंगा, ठीक है। तो बिगर सर्कल में ध्यान से देखो, एडी इज अ कॉर्ड। भाई कॉर्ड क्या होता है, जो सर्कल को इंटरनली दो पॉइंट पे टच करता है। तो अगर बड़े सर्कल की बात करें तो ए डी उसका कॉर्ड हो गया, जिस पर ओ एम परपेंडिकुलर है। फिर आप क्या लिखाओगे, ए डी इज अ कॉर्ड लिख दिया, तो ओ एम परपेंडिकुलर ए डी। ये कैसे, इसका रीजन हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। तो शुरू का नियम क्या सिखाया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर आया तो उसे दो बराबर हिस्सों में वो तोड़ देगा या बांट देगा। तो आप बोलोगे ए एम बराबर डी एम, तो ए एम बराबर डी एम इक्वेशन 1। रीजन क्या डालोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब बात करते हैं स्मॉलर सर्कल की। तो स्मॉलर सर्कल में बीसी इज अ कॉर्ड। ध्यान से देखो, स्मॉलर सर्कल में बीसी एक कॉर्ड है, लेकिन परपेंडिकुलर ओएम तो उस बीसी पर ही माना जाएगा। तो आपने लिखा ओएम परपेंडिकुलर बीसी। रीजन बाय कंस्ट्रक्शन। मैंने कहा था ना, कंस्ट्रक्शन में अगर आपने लाइन एडी बोला है तो लाइन एडी और बीसी एक ही हो जाएगी, क्योंकि लाइन पर जो नाम होता है उस नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन वही रहेगी, नाम आप कुछ भी लिख दो उसका, ठीक है। तो देखो अगर ओएम बीसी पर परपेंडिकुलर है तो उस नियम के हिसाब से तो बीएम भी सीएम के बराबर हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और मेक इट इक्वेशन 2। अब करना क्या है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, एलएचएस को एलएचएस पे सब्ट्रैक्ट करो, आरएचएस को आरएचएस में से। एएम में से बीएम हटाओ, एएम माइनस का बीएम, और डीएम में से सीएम हटाओ, तो डीएम माइनस का सीएम। जरा चेक करना, एएम में से बीएम हटाओ, पूरे एएम में से बीएम हटा दो, क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ए बी। ऐसे ही डीएम में से सीएम हटाओ, पूरे डीएम में से सीएम हटा दो, क्या बचेगा आपके पास बचेगा सी डी। और चेक कर लो, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना था ये जो ए बी है वो इस सी डी के बराबर है, जो कि प्रूव हो गया। छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं 2 अलग अलग अप्रोच से करूंगा। एक तो वो अप्रोच है जो आपको हर जगह इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, और उस सोल्यूशन को एक अच्छी तरह से मैं आपको समझा दूंगा। एक दूसरा अप्रोच है जो थोड़ा छोटा है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन उसमें एक आध दो चीजों का आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। वो प्रॉपर्टी में जो आपको सेकंड अप्रोच के लिए बताऊंगा, वो प्रॉपर्टी में आपको शुरू में ऑलरेडी बता चुका हूं, कराते समय एक बार मैं और रिमाइंड करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। चलो तो पहले फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं एक सर्कल।
ठीक है, वहां पर वो क्या कह रहा है, रेशमा सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम। तो रेशमा, यहां ले लिया सलमा और यहां ले लिया मैंने मनदीप, और रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। ये लीजिए, फिर कहता है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी है 6 मीटर की, और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी है 6 मीटर की, ये भी 6 मीटर ही है। और कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है। ये जो अप्रोच है ये एक नॉर्मल अप्रोच है जो आपको हर जगह मिल जाएगी, बस इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से सिखा दूंगा कि कैसे इसे करते हैं, वरना ये क्वेश्चन आपकी बुक्स में मिल जाएगा, आपके टीचर ने भी इसी तरह का सोल्यूशन कोई कराया होगा, या यूट्यूब पे भी आपको यही सोल्यूशन मिलेगा, कहीं और जगह भी आप देखोगे, लेकिन मैं इसे सिखाऊंगा परफेक्ट तरीके से। लेकिन जो इसका सेकंड अप्रोच है वो बिल्कुल नया है और एकदम डिफरेंट है, देखना वो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि नहीं, और अगर वो क्लियर होता है तो टाइम भी बचेगा और देखो बहुत बढ़िया कंसेप्ट लगेगा। पहले करते हैं अपनी अप्रोच 1। तो यहां पर मैंने एक सेंटर लिया जिसको ओ माना, और मैंने सेंटर से देखो यहां से आरओ को जोड़ा, और यहां से मैंने जोड़ा एसओ को। ओ आर और ओ एस दोनों के दोनों रेडियस है, जो कि क्वेश्चन में आपको 5 सेंटीमीटर दिए, तो मैंने इसको भी 5 ले लिया, और देखो ध्यान से इस पूरे को भी 5 ले लिया। अब जो लॉजिकली करना है ये ध्यान रखना कि ये जो OS है, ये जो आपने जोड़ा अभी OS, वो परपेंडिकुलर है OM पर एट 2। तो लिख दीजिएगा कि OQ इज परपेंडिकुलर ऑन RM। तो OQ इज परपेंडिकुलर ऑन RM। ये इस तरह से कंस्ट्रक्शन लिया गया है कि जब मैंने OS को जोड़ा तो ये OQ RM पर परपेंडिकुलर तरह बिहेव करेगा, और अगर सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पर कोई परपेंडिकुलर आया तो उसे 2 बराबर हिस्सों में बांट देगा। इसका यूज मैं आखिर में करूंगा। तो अब देखो जरा, ये पूरी दूरी 5 है ना, तो मैं क्या करता हूं, इस दूरी को x मान लेता हूं, तो ये बची दूरी क्या हो गई, ये बची दूरी हो गई आपकी 5 माइनस एक्स, और यहां पर हो गया आपके पास राइट एंगल इस तरफ भी और इस तरफ भी। भाई परपेंडिकुलर हमने लिया है ना अभी लेट यहां पर, तो ये राइट एंगल हुआ, ये भी राइट एंगल, ये भी राइट एंगल, सारे राइट एंगल ही हो गए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्राइंगल लिया आर क्यू ओ, तो लिखिए रहा इन ट्राइंगल आर क्यू ओ, है तो राइट ट्राइंगल ही, तो लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए लगाइए। तो राइट एंगल के ऑपोजिट है आर ओ, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस, तो एक हो गया ओ क्यू और एक हो गया आर क्यू, तो आर क्यू का स्क्वायर प्लस ओ क्यू का स्क्वायर, और रीजन क्या आ गया, पाइथागोरस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट। अब जो जो वैल्यू है अपने पास उसे डालो, आर ओ 5 है तो स्क्वायर होकर 25 हो गया, आर क्यू इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो आर क्यू रहने दीजिए, ओ क्यू को मैंने एक्स लिया है तो एक्स का स्क्वायर, यहां से आर क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना आएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, और मेक इट इक्वेशन 1, और थोड़ी देर के लिए से छोड़ दीजिए। अब राइट ट्राइंगल कौन सा लेना है, आर क्यू एस, तो इन राइट ट्राइंगल आर क्यू और एस, फिर लगाइए पाइथागोरस, तो राइट एंगल तो ये है ना, तो उसके ऑपोजिट आर एस हो गई, तो आर एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू एस का होल स्क्वायर, फिर लग गई पाइथागोरस थ्योरम। फिर जो जो वैल्यूज है उन्हें भी इंसर्ट करो, तो आर एस कितना है, आर एस 6 दिया हुआ है तो 36 आ गया, आर क्यू पता नहीं उसको तो एज इट इज छोड़ दो, प्लस क्यू एस, तो क्यू एस को मैंने लिया हुआ है 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहां से भी आर क्यू स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, तो 36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, और इक्वेशन 2। चेक करो क्या इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर किया जा सकता है, ये बात तो हमने पीछे भी किया हुआ है। दो अलग अलग चीजें किसी एक ही चीज के बराबर है तो कंपेयरिंग किया जा सकता है, तो मैंने लिखा कंपेयरिंग 1 एंड 2। अब लॉजिक है कि भाई इस कंपेयरिंग का फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जो सेम चीज लिखी है
ये तो हो गई एलिमिनेट, और ये जो अलग अलग चीजें लिखी हैं ये आ गई आमने सामने। तो ये हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलो यहां पर ओपन करते हैं। तो ये आया 25 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस, खोलिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। चलिए ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट के बाहर माइनस लग रहा है, तो 25 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 25 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 10x। अब चेक करो, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर जाके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर पहले से ही है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर कट गया, तो मैंने ऐसे यही कैंसिल आउट कर दिया। 10x को यही रहने दीजिए, इन दोनों को इधर ले आइए, तो 25 प्लस 25 माइनस 36 इज इक्वल टू 10x। तो 25 प्लस 25 इज 50, तो 50 माइनस 36 इज इक्वल टू 10x। ये कितना बचा? ये बचा 14 इज इक्वल टू 10x। 10 को नीचे लाइए, तो 14 अपॉन 10 इज इक्वल टू x, और कैंसिल होके कितना आ गया? 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10। तो यहां से x का वैल्यू आ गया 7/5। अब इस x को कहां पुट करें? तो देखो फर्स्ट इक्वेशन के x में पुट कर दो, तो कितना आएगा? RQ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 49 अपॉन 25। एलसीएम लीजिए, एलसीएम आएगा 25, तो 1 में कितना मल्टीप्लाई करें 25 आ जाए, तो 25 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर माइनस, अब 25 में क्या मल्टीप्लाई 25 आ जाए 1 इंटू ऊपर वाला न्यूमरेटर, और ये किसके बराबर है? ये है RQ स्क्वायर के बराबर। तो ये आ गया 625 माइनस का 49, तो व्हाट इज 625 माइनस का 49 और अपॉन का 25। 625 माइनस 49 इज अपॉन 25, तो RQ स्क्वायर का वैल्यू आया, तो RQ क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 576 अपॉन 25। अब 576 किसका स्क्वायर रूट है? ये है 24 का, और 25 5 का, तो कह सकते हैं RQ का वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया 24 अपॉन 5। लेकिन दिक्कत है, अपने को RQ थोड़ी ना चाहिए, अपने को तो RM चाहिए। तो नियम तो फिर वही देखो, RM एक कॉर्ड है जिस पर OQ एक परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। तो देखो क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे RM इज अ कॉर्ड, ठीक है, जिस पर OQ परपेंडिकुलर है RM पर। तो अगर OQ RM पर परपेंडिकुलर है तो आप कहोगे कि RQ बराबर हो जाएगा QM। रीजन, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो देखो RM ही तो चाहिए, तो RM को क्या लिख सकते हो? RQ प्लस QM, RQ प्लस QM, लेकिन दोनों आपस में बराबर है। तो देखो RM इज इक्वल टू RQ प्लस RQ, QM की जगह भी RQ लिख दिया, तो यहां पर कितना आ गया? RM इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ RQ। RQ की वैल्यू कितनी है? 24 अपॉन 5, तो 2 इंटू 24 अपॉन 5, तो ये कितना हो गया? 48 अपॉन 5। इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 9 जा 45, 3 आ गया बैलेंस, डॉट लगा के 0, 5 6 जा 30, तो आंसर कितना आ गया? Therefore, the length of RM is equal to 9.6 मीटर। ये लीजिए क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये अप्रोच काफी बड़ा था, काफी लंबा था, लेकिन था एकदम आसान, लगाना पाइथागोरस थ्योरम था। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं दूसरी अप्रोच से, फिर समझिएगा कि आपको क्वेश्चन कितना समझ में आया, और फिर देखिएगा आपको क्वेश्चन कितना समझ में आया, और जो अप्रोच आपको याद रह जाए एग्जाम में बस उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन की दूसरी अप्रोच स्टार्ट करते हैं। तो हमने बनाया एक सर्कल, ध्यान से देखिएगा, ये रही रेशमा, ये रही सलमा और ये रही मनदीप। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी भी 6। हमें रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। एक सेंटर लो और सेंटर से जोड़ो जरा इसे, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगी? रेडियस, और क्वेश्चन में हमें रेडियस क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब जो गौर करने वाली बात ये है, जरा क्वाड्रिलेटरल देखना, ORSM, जब मैं अलग से इसका फिगर बना देता हूं, हो सकता है आपको समझना थोड़ा सा आसान हो जाए।
आर एस और एम। तो चेक करो ओ आर और ओ एम, ओ आर और एम दोनों बराबर है 5 सेंटीमीटर, और आर एस और एस एम, आर एस और एस एम दोनों क्या है 6 सेंटीमीटर। और मैंने क्या बताया था, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड्स बराबर हो जाए वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है काइट। और काइट की क्या प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर उसके डायगोनल आपस में जोड़े जाएं तो वो हो जाते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है कैसी हो गई आपस में, परपेंडिकुलर हो गई। अभी सब लिखवाऊंगा। एक कंस्ट्रक्शन भी लेना है कि ड्रॉ करो ओ टी परपेंडिकुलर ऑन आर एस। अब ये सब करने का फायदा क्या हुआ वो देखते हैं। पहले प्रॉपरली लिख के दिखाते हैं कैसे, कि आर ओ इज इक्वल टू एम ओ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, दोनों के दोनों रेडियस है। आर एस इज इक्वल टू एम एस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में केवल है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एडजेसेंट साइड बराबर हो, तो आप कह सकते हो कि आर एस एम ओ इज अ काइट। और अगर ये काइट है तो इसके डायगोनल आपस में परपेंडिकुलर होंगे, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होंगे तो ये एंगल 190 डिग्री हो गया। तो आप लिखोगे डायगोनल्स ऑफ काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और अगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है तो एंगल 1 क्या हो गया, एंगल 1 हो गया आपका 90 डिग्री। क्लियर है इतना? देखो इतना अप्रोच अगर समझ में आता है तो अब मुश्किल से 2-4 स्टेप रह गए, मेरा आंसर आ जाएगा। इसका जो फर्स्ट तरीका है करने का, जो पहली अप्रोच है वो काफी लेंदी है लेकिन आसान है, पाइथागोरस लगाना था। यहाँ छोटा मोटा कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा, फटाक से आंसर आ जाएगा। देखो अब मैंने एरिया निकाला ट्राइंगल ओ आर एस का, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। चेक करो ओ आर एस का एरिया ये हो सकता है हाफ इंटू बेस आर एस इंटू परपेंडिकुलर ओटी। लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया तो एक और तरीके से भी आ सकता है, वो कैसे देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस। भाई देखना ओ आर एस है ना, ये परपेंडिकुलर, नाम दे देते कुछ यहां पर बी, आर बी परपेंडिकुलर तो हुआ, तो हाफ इंटू बेस, बेस हुआ ओ एस और परपेंडिकुलर क्या हुआ, वो हुआ आर बी। एक ट्राइंगल के दो एरिया निकाल लिए हमने, वो कैसे, हाफ इंटू बेस इज आर एस, हाइट इज ओटी। दूसरे तरीके से हाफ इंटू बेस इज ओ एस और हाइट आर बी। अब चेक करो दोनों एक ही ट्राइंगल के एरिया तो हैं तो बराबर होंगे। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो, दो अलग अलग चीजें एक ही चीज के बराबर हो तो पक्की बात इन्हें कंपेयर किया जा सकता है। तो कर दो कंपेयर, कंपेयर 1 and 2। और कंपेयर करने से फायदा क्या हुआ कि भाई जो सेम चीजें हैं उन्हें तो हटा दो, जो अलग अलग चीजें उन्हें आमने सामने रख दो। तो हाफ इंटू आर एस इंटू ओ टी बराबर हो गया हाफ इंटू ओ एस इंटू आर बी। सारी वैल्यूज रख दो, हाफ से हाफ भी चला जाएगा। देखो आर एस कितना है, आर एस 6 है। ओटी, ओटी अपने पास है तो नहीं लेकिन निकाला जा सकता है, वो कैसे देखो, ओटी है ना, जरा ट्राइंगल देखो ओ टी आर, इन ट्राइंगल ओ टी आर राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। तो लिखो आर ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर। आर ओ रेडियस है 5, स्क्वायर हो गया 25। आर टी, अब देखो आर एस पूरा कॉर्ड है 6 सेंटीमीटर का, ओटी उस पर परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो आर टी कितना हो गया, तो ये 6 पूरा है ना, तो आर टी आधा हो गया 6 का, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस ओटी का स्क्वायर, तो 25, ये हो गया 9, इधर हो गया माइनस का 9, ओटी स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर और रूट 16 इज इक्वल टू ओटी, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर। तो ओटी का वैल्यू आ गया 4 सेंटीमीटर। तो चलिए पुट करिए, 4 इज इक्वल टू ओ एस, ओ एस कितना है, ओ एस भी तो रेडियस ही है तो वो भी हो गया 5 सेंटीमीटर, इनटू आर बी, वो अपने को पता नहीं। तो चेक करो
6 4 24 अपॉन में 5 इज इक्वल टू आरबी। आरबी का वैल्यू आ गया 24 अपॉन 5। हमें आरएम का वैल्यू चाहिए। ओबी आरएम पर परपेंडिकुलर है, तो जो परपेंडिकुलर होता है वो कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, तो कह सकते हैं कि आरबी बीएम के बराबर है। स्टेप देखिए कैसे लिखेंगे। आरएम इज अ कॉर्ड, बिल्कुल कॉर्ड है। जो ओबी है वो परपेंडिकुलर है आरएम के, ये भी बिल्कुल ठीक। रीजन भाई ये काइट के डायगोनल्स थे ना जो 90 डिग्री बना रहे थे, वो रीजन आ गया यहाँ पर। तो आप कह सकते हो ये जो आरबी है ये हो गया, आरबी जो है वो एम बी के बराबर हो गया। रीजन परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब तो आरएम ही तो चाहिए, आरएम को क्या लिख सकते हैं, आरबी प्लस बीएम। तो आरबी प्लस बीएम, लेकिन बीएम आरबी तो बराबर है, तो दोनों को लिख दिया मैंने आरबी आरबी। ये हो गया ट्वाइस ऑफ आरबी। आरबी का वैल्यू अभी निकाला 24 अपॉन 5, तो 2 इंटू 24 अपॉन 5, ये हो गया 48 अपॉन 5। और व्हाट इज 48 अपॉन 5? 9.6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट अप्रोच से भी तो आंसर 9.6 मीटर ही आ रहा था, सेकंड अप्रोच से भी यही आ रहा है। अब आप चेक कर लो आपको कौन सा तरीका ज्यादा आसान लगा। जिस तरीके से आपको आसान लगा उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, लेकिन तरीके आपको दोनों परफेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर सकते हो अलग अलग तरीकों से, तो दिमाग आपका परफेक्टली शार्प हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन फिनिश हुआ, हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। चलिए आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी दो डिफरेंट अप्रोच से करेंगे। पहले एक नॉर्मल अप्रोच जो आपको हर जगह मिल जाएगी, और दूसरी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है, छोटी भी है और थोड़ा क्लासिक दिमाग भी लगाएगी आपका। तो चलो पहले अप्रोच से करते हैं, लेकिन क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। चलिए पहले एक सर्कुलर पार्क बनाते हैं जिसका रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर का। ठीक है। 3 boys, Ankur, Sayyad and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in hand to talk to each other। मतलब 3 बच्चे बैठे हैं, कौन कौन, अंकुर, सैयद, डेविड। अंकुर, सैयद और डेविड, और तीनों के हाथ में टेलीफोन है, चलो जिससे वो एक दूसरे से बात कर सके। कह रहे हैं बिल्कुल इक्वल दूरी पर बैठे हैं, तो कह सकते हैं कि एएस, एसडी और एडी तीनों बराबर है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है। रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर का, थोड़ा ध्यान से देखो, ये और ये सब 20 हो गया। अगर इसमें सेंटर मान लू तो 20 20 और 20। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ईच फोन। तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, एएस निकाल दो, एसडी निकाल दो, एडी निकाल दो, तीनों वैसे बराबर ही है। पहले चलते हैं अपनी सिंपल वाली अप्रोच पर। उसके लिए क्या करें, यहां से इसको एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर मान लें कि ये जो एएम है या ओएम है ये एसडी पर परपेंडिकुलर है। अब एसडी एक कॉर्ड है, कॉर्ड पर परपेंडिकुलर आ रहा है सेंटर से, विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो वाला कंसेप्ट तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। अब क्योंकि 90 डिग्री है, बड़े ट्रायंगल एएमएस और छोटे ट्रायंगल ओएमएस दोनों में लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और सिंपल सा जुगाड़ बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख दीजिएगा कि ओएम परपेंडिकुलर एसडी। तो पहले कौन सा ट्रायंगल लिया, हमने लिया ओएमएस। तो इन ट्रायंगल ओएम और एस, और मैंने क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम। क्यों, देखो यहाँ राइट एंगल है ना, हमने परपेंडिकुलर लेट लिया हुआ था, तो ठीक है लगाओ पाइथागोरस। तो ये आया एसओ का स्क्वायर, एसओ का स्क्वायर इज इक्वल टू एसएम का स्क्वायर प्लस ओएम का स्क्वायर। और रीजन क्या लिखेंगे, रीजन लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट। अब जो जो वैल्यूज है उन्हें पुट करो। एसओ वो है मेरे पास 20 का स्क्वायर, तो ये हो गया 400, अगले स्टेप पे लिख देंगे। एसएम को अभी एसएम लिखने दीजिए, तो एसएम स्क्वायर। और ओएम, ओएम को एक काम करते हैं, यहां से एक्स लेट ले लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास एक्स स्क्वायर, और यहां से एसएम स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो गया मेरे पास 400 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एसएम स्क्वायर, और मेक इट इक्वेशन 1। थोड़ी देर के लिए से यही छोड़ते हैं और ट्रायंगल क्या लेते हैं, बड़ा वाला ए एम और एस, और फिर लगाते हैं पाइथागोरस। तो इन ट्रायंगल ए एम और एस लगाइए पाइथागोरस, तो राइट एंगल के ऑपोजिट ए एस, तो ए एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एस एम का स्क्वायर और प्लस ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर। ठीक है।
जो जो वैल्यू है उन्हें पुट करो यहां पर भी। तो चेक करो एएस को क्या लिख सकते हैं, एएस, अरे भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तीनों साइड आपस में बराबर ही तो है, तो एएस को लिख दिया मैंने एस डी। देखो एस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एस एम स्क्वायर, एज इट इज छोड़ दो, प्लस ए एम। अब ए एम को क्या लिख सकते हैं, एओ प्लस ओ एम, जो कि है 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा चीज पे ध्यान दे, एस डी क्या है, एस डी एक कॉर्ड ही तो है, ओ एम उस पर परपेंडिकुलर है, तो एस एम और एम डी आपस में बराबर हो जाएंगे। या ऐसा भी तो कह सकते हैं कि ये जो एस डी है, ध्यान से देखना, ये जो एस डी है वो ट्वाइस है एस एम के, ट्वाइस है एस एम के। फिर समझ लो एस डी इज अ कॉर्ड, बिल्कुल ठीक। क्या ओ एम उस पर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल है। तो क्या कॉर्ड को बराबर दो हिस्सों में बांट देगा, तो जो एस डी है वो एस एम प्लस एम डी के बराबर है, लेकिन एस एम और एम डी दोनों बराबर है, तो एस डी क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एस एम। तो मैंने एस डी को ट्वाइस ऑफ एस एम लिखा, चलिए पुट करिए, तो ट्वाइस ऑफ एस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस एम स्क्वायर प्लस 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया, ये आ गया 4 एस एम स्क्वायर माइनस का एस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया 3 एस एम स्क्वायर, भाई 4 एस एम स्क्वायर में से 1 एस एम स्क्वायर माइनस कर दो, तो 3 एस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब जरा चेक करना, फर्स्ट इक्वेशन से एस एम स्क्वायर का वैल्यू तो है, तो इस एस एम स्क्वायर के वैल्यू को इस वाले एस एम स्क्वायर में पुट करो, तो लिखेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस एम स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 कहां पर, इन इक्वेशन 2, तो पुट करो, तो 3 इंटू एस एम स्क्वायर, और वो वैल्यू क्या है 400 माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। जरा अंदर मल्टीप्लाई करो, 1200 माइनस का 3x स्क्वायर इज इक्वल टू, खोलो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बस अब बड़ी जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको एक तरफ ले जाओ, तो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर गया उधर पॉजिटिव हो गया, एक एक्स स्क्वायर पहले मौजूद है, तो 4x स्क्वायर प्लस का 40x प्लस का 400 माइनस का 1200, तो माइनस का 800। पूरी क्वेश्चन देखो 4 से डिवाइड हो रही है, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस का, तो 4 टू द 8 और 0 0, तो इज इक्वल टू 0। आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 200 के फैक्टर बनाइए, तो 200 के फैक्टर बनेंगे, ये आ गया 100, ये आ गया 50, ये आ गया आपके पास 10 और 2 और 5। अब 10 चाहिए ना अपने खुद, ध्यान से देखो, 2 5 10, 10 2 20 और 5 2 10, 20 और 10 में आपको प्लस का 10 चाहिए, तो कैसे लिखेंगे, प्लस का 20 माइनस का 10, सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 10x माइनस का 200 और इज इक्वल टू 0। पहले दो और अगले दो में से कॉमन निकालो, तो पहले दो में से x कॉमन आया, तो क्या बचा x प्लस 20, अगले में से कॉमन क्या आ रहा है माइनस का 10, तो क्या बचा x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। x प्लस 20 फिर कॉमन आ रहा है, x प्लस 20 बाहर, बचा क्या x माइनस का 10 और इज इक्वल टू 0। अब दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, दोनों ही 0 के बराबर, तो लिखने का तरीका आइदर x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो यहां से तो x की वैल्यू माइनस का 20 आ गई। अब x किसी दूरी को ही तो डिनोट कर रहा है, दूरी नेगेटिव नहीं आ सकती, तो उसके नीचे क्या लिख देंगे हम कि भाई ये केस हमने कर दिया निगलेक्ट, इसका कोई जरूरत नहीं है। यहां से चेक करो x का वैल्यू कितना आया 10, पॉजिटिव वैल्यू है, दूरी पॉजिटिव हो सकती है, तो जो वैलिड वैल्यू है हमारे पास x की वो आई 10। अब इस 10 को कहां पुट करें, हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, चलिए डालते हैं फिर। तो 400 माइनस का एक्स स्क्वायर मतलब माइनस का 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एस एम स्क्वायर, ये हो गया 400 माइनस का 100 इज इक्वल टू एस एम स्क्वायर, 300 इज इक्वल टू एस एम स्क्वायर, तो एस एम का वैल्यू कितना आ जाएगा रूट 300। अब रूट 300 को क्या लिखूं, देखो जरा ध्यान से, 3 इंटू 10 इंटू 10, कैसे खोलते हैं रूट हम, जिसका पेयर बन जाए उसे तो बाहर कर दो और जिसका पेयर नहीं हो वो रूट के अंदर रहने दो। तो एस एम का वैल्यू कितना आ गया 10 रूट 3 आ गया।
लेकिन क्या अपने को एसएम चाहिए? नहीं, अपने को तो एसडी, एडी, एएस कुछ भी निकाल के दे दो। तो चलो एसडी निकाल देते हैं क्योंकि तीनों दूरी बराबर है। तो एसडी क्या है? वो है एसएम प्लस एमडी। लेकिन पहले प्रूव कर चुके हैं कि एसएम और एमडी तो बराबर है, तो दोनों को क्या लिखते हैं? एसएम और एसएम। तो एसडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एसएम। एसएम अभी ऊपर निकाला हमने 10√3, ये कितना हो गया? 20√3। अगर आप चाहो तो इस वैल्यू को डेसिमल में भी सॉल्व कर सकते हो। तो 20 इंटू 1.73, ये आपके पास आंसर आएगा 34.6 मीटर। ये लीजिए, एक लंबा अप्रोच था। लॉजिकली इसमें आपको बहुत सारी चीजों का याद रखना था। आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आया। चलिए इसके दूसरे अप्रोच पे चलते हैं, फिर समझिएगा आपको कितना लॉजिक क्लियर हुआ है। चलिए इसकी दूसरी अप्रोच क्या है? फिगर बिल्कुल सेम है, फिगर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करने का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। देखो इसमें ओए रेडियस था, ओएम हमने परपेंडिकुलर लिया था एसडी पर, ऐसा ही था ना। अब अगर ये एएम या ओएम परपेंडिकुलर है ना, तो देखो मैंने प्रॉपर्टीज में आपको क्या बताया था, ये ट्राइंगल कैसा है? एएसडी इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, क्योंकि भाई तीनों दूरी तो आपस में बराबर है। और अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो इसमें मौजूद मीडियन और ऑल्टीट्यूड एक ही हो जाते हैं, क्योंकि हमने तो इसे ऑल्टीट्यूड माना है, परपेंडिकुलर को ऑल्टीट्यूड ही बोलते हैं ना। तो ये ऑल्टीट्यूड मीडियन की तरह भी बिहेव करेगा। तो देखो क्या लिखा मैंने कि सिंस AM is perpendicular to SD, then AM is also called as क्या? मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। अब मीडियन की एक प्रॉपर्टी है क्या, अगर मीडियन पे कोई पॉइंट है, चेक करो इस मीडियन पे एक पॉइंट है O है, तो ये मीडियन अपने आप को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर लेता है। तो लिखेंगे क्या? A median divide itself in the ratio 2:1। तो ये एक नई अप्रोच है कि अगर आपको पता है कि ट्राइंगल में मीडियन मौजूद है और मीडियन पर एक पॉइंट भी मौजूद है, तो वो मीडियन अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, लेकिन किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। मतलब कि AO अपॉन OM इज इक्वल टू 2:1। अब चेक करो कौन कौन सी वैल्यू गिवन है। AO है क्या? हाँ बिल्कुल, AO 20 है। अपॉन OM इज इक्वल टू 2/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 20/2 इज इक्वल टू OM। तो OM का वैल्यू कितना आ गया? OM का वैल्यू मेरे पास आ गया 10। अब देख लो कितना लॉजिकली मेरा फटाफट आंसर आ जाएगा। ट्राइंगल लो AMS, इन ट्राइंगल AMS और क्या लगा दो भाई? राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। तो हमने लिखा AS का स्क्वायर इज इक्वल टू SM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। रीजन क्या डाल देंगे? रीजन डाल देंगे पाइथागोरस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट। सारी वैल्यूज रखिए। पीछे वाला जो अप्रोच हमने लिया था उसमें हमने AS को क्या लिख दिया था? SD लिख दिया था। अभी भी वही करेंगे। तो SD का स्क्वायर इज इक्वल टू SM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। AM तो भाई AO तो है 20 और OM कितना है? 10। तो AM कितना हो गया? 20 प्लस 10 30। ये हो गया 30 का होल स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं? SD को क्या लिख सकते हैं? SD को ट्वाइस ऑफ SM, पीछे भी तो यही करना बताया था। तो ट्वाइस ऑफ SM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू SM का होल स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। ये हो गया 900। ये हो गया 4SM स्क्वायर माइनस का SM स्क्वायर इज इक्वल टू 900। 4SM स्क्वायर में से 1SM स्क्वायर हटाओ तो 3SM स्क्वायर इज इक्वल टू 900। 3 गया 900 के नीचे, ये हो गया SM स्क्वायर इज इक्वल टू 900/3। ये कितना बचा? ये बचा 300। तो SM का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ 300, जिसे आप क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 10 इंटू 10। जिसका पेयर बना है वो तो बाहर और जिसका पेयर नहीं है वो रूट के अंदर और पीछे मीटर। तो देखो SM का वैल्यू 10√3 आ गया बड़ी जल्दी से। अब हमें SM थोड़ी ना चाहिए, हमें तो SD चाहिए। SD एक कॉर्ड है जिस पर OM परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर क्या करता है? कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो SD को क्या लिख सकते हो? SD को लिख सकते हो
SM प्लस MD, लेकिन SM और MD बराबर, SM प्लस SM, ट्वाइस ऑफ SM। SM कितना 10√3, पुट करो तो 20 इंटू 10√3 कितना आ गया, ये आ गया 20√3। अब √3 का वैल्यू इंसर्ट कर दो तो 20 इंटू 1.73 कितना आंसर आएगा, ये आएगा 34.6 मीटर। ये लीजिए आ गया वाला आंसर। अप्रोच 2 में ये जो मीडियन वाली प्रॉपर्टी थी उसे याद रखना था। अगर मीडियन के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो मीडियन अपने आप को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर लेगा। झंझट खत्म हो गया, बस एक बार पाइथागोरस लगा के डायरेक्ट आंसर आ गया। चॉइस आपका है, आपको जिस तरह से आसान लगाओ, फर्स्ट पार्ट आसान लगाओ तो उससे कर ले, वरना इसका सेकंड अप्रोच वो भी आसान ही था। क्वेश्चन फ्री हुआ। एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी इस वीडियो में ये दो एक्सरसाइज ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा 9.3 वाली एक्सरसाइज के साथ। तो चलिए क्वेश्चन फिनिश हुए, वीडियो फिनिश करते हैं।